देखिए, प्लांट वायरसेस जो हैं पौधों में बहुत गंभीर बीमारी पैदा करते हैं। लेकिन वायरसेस का नेचर ऐसा होता है कि एक बार वो पौधों के अंदर आ जाएं तो उनको इरेडिकेट करना या उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। बनाना रिवॉल्यूशन जो हम बनाना आज की डेली खाते हैं वो एक्चुअल में टिश्यू कल्चर से बना हुआ पौधे से बनाना आजकल बन रहा है। वायरस रिसर्च जो है पौधों में बहुत ही चैलेंजिंग है। 2023 में हरियाणा पंजाब में जो है एक वायरस डिजीज आ गई थी जिससे पौधा जो है छोटा हो जा रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं justfish.com और मैं हूं भारत तिवारी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेके आते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में वो महारत हासिल की हो जो शायद उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसी क्रम में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार बरनवाल जी से, जो आते हैं पूर्वांचल के देवरिया से। और उत्तर प्रदेश के लोग बच्चों के अंदर एक मानसिकता ये होती है कि हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है जिसमें यार कुछ फन मिले, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि हम प्लांट बायोलॉजिस्ट करें, या उनके मन में ज्यादातर रहता है कि हम पुलिस के वाले की तैयारी करें, एसएससी करें या नेता बने। सबसे बड़ा फन जो होता है वो नेतागिरी में होता है। लेकिन हम आप जिस शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं उन्होंने एक ऐसे फील्ड को चुना क्योंकि इंसानों के बारे में भी लोग सोचते हैं, उनकी जीवनचर्या, उनके बारे में काफी सारी बात होती है, लेकिन पौधों के बारे में कौन सोचता है यार। पौधों के बारे में सोचिए, उनकी बीमारी उनको क्या हो सकती है, उनसे हमारा फ्यूचर कैसे जुड़ा है, भारत का भविष्य प्लांट से कैसे जुड़ा हुआ है। इसके बारे में जिस शख्स ने सोचा, उसको अपना माना, अपना बनाया और उस फील्ड को अपने एक जीवन का एक अहम हिस्सा दिया, आज उस शख्स से हम मिलवा रहे हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार बरनवाल जी का। स्वागत है आपका justfish.com पर। और आज आप हमारी जनता को बताइए कि एक पूर्वांचल से एक लड़का आता है और कैसे वो ये फील्ड को चुनता है जबकि उसके पास तमाम रास्ते हैं। तो आपने ये फील्ड को ही क्यों चुना? एक्चुअल में ग्रेजुएशन तो मैंने देवरिया से किया। उसके बाद हमारे एक कोलीग मतलब क्लासमेट थे, वो लखनऊ में उस वक्त मेडिकल कॉलेज में थे, मेरे बचपन के दोस्त। तो वो चूंकि लखनऊ में थे, उनकी वजह से मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में मास्टर्स प्रोग्राम करने आ गया और मास्टर्स इन बॉटनी लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। और जब मैंने वहाँ पे एमएससी पास किया तो आई सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक। और उसके बाद से एक रिसर्च के लिए एक फेलोशिप मिलती है बेस्ड ऑन मेरिट, तो वो मुझे CSIR की मेरिट फेलोशिप मिल गई। और मेरे एक टीचर थे प्रोफेसर HN वर्मा, जो कि वायरोलॉजी टीच करते थे और रिसर्च भी करते थे। तो उनका जो एरिया ऑफ वर्क था उससे मैं बहुत फैसिनेटेड था, एंटीवायरल प्रोटीन्स पे। तो इसलिए मैंने ये वायरोलॉजी फील्ड चुना और वहां पे मैंने PhD स्टार्ट किया। अच्छा, तो आप हमारे जनता को ये बताइए कि जो बीइंग ए प्लांट वायरोलॉजिस्ट, जैसा कि आपको सब जानते हैं, जग जाहिर है, तो सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं आज के समय में, आज हम 2024 में होके इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आज के समय में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? देखिए, प्लांट वायरसेस जो हैं पौधों में बहुत गंभीर बीमारी पैदा करते हैं। लेकिन वायरसेस का नेचर ऐसा होता है कि एक बार वो पौधों के अंदर आ जाएं तो उनको इरेडिकेट करना या उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। और जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, हमारे फ्रूट क्रॉप्स हैं, हमारे दलहन फसलें हैं, इनमें वायरस की बीमारियां बहुत होती हैं। और वायरस का नेचर में जो ट्रांसमिशन है वो एक तरह से इंसेक्ट वेक्टर से ज़्यादातर होता है। इसके अलावा सीड से भी वो ट्रांसमिट होते हैं। और जो बनाना और शुगर केन है उसमें वो जो प्लांटिंग मटेरियल होता है, क्लोनली प्रोपगेटेड प्लांटिंग मटेरियल, उनके थ्रू भी होते हैं। तो इसमें बेहतर जो इनका मैनेजमेंट तकनीकी है या प्रबंधन है वो ये है कि हम इनको कैसे बीमारी को रोकें। उसके अलावा तो उसमें बहुत सारी मेथड्स हैं, हम बात करेंगे थोड़ी देर में इस पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे न्यू जर्सी USA में भी रहे हैं और यहाँ पे भी इंडिया के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट, आज हम IRI में बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ के वर्क कल्चर में और वहाँ में क्या अभी डिफरेंस? मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा कि 2000 में हमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक ओवरसीज फेलोशिप
प्रदान करी थी, जिसके अंतर्गत मुझे यूएस में रटगर्स यूनिवर्सिटी में 1 साल कार्य करने का मौका मिला। और बेसिक डिफरेंस ये है कि वहाँ हमारा समय और एनर्जी रिसर्च में डिवोटेड होता है, जबकि इंडिया में हमारा पूरा समय और एनर्जी चीज़ों को प्रोक्योर करने में, इक्विपमेंट्स को रिपेयर करने में, ग्लास हाउस के मेंटेनेंस में, तो बहुत सारा टाइम जो है उसमें चला जाता है, तो जिससे हमारी रिसर्च की गुणवत्ता काफ़ी प्रभावित होती है। अच्छा, तो चैलेंजेस तो ये काफी बड़ा चैलेंज है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज हमारे किसानों के पास एक और रहता है कि कमर्शियल यूज। फ्रांस की बात होती है, हम एक कृषि प्रधान देश हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम इस एग्रीकल्चर से कैसे अच्छा बिजनेस करें। किसान आजकल हम इतनी आत्महत्याएं देखते रहते हैं क्योंकि वो सही उनको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, सही मौसम नहीं मिल पाता है, वो तो खैर बाकी और समस्या है। तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या फार्मर्स ऐसी चीजें कर सकते हैं जो फिलहाल उनको करना चाहिए और नहीं हो रहा है, और जो जिसकी सख्त से सख्त जरूरत है? देखिए, मैं अगर वायरल डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रादुर्भाव हुआ 1980s में, और उसका बहुत ही एग्रीकल्चर में कमर्शियल यूज हो रहा है आज की। आपने शायद सुना होगा बनाना रिवॉल्यूशन। जी। जो हम बनाना आज की डेली खाते हैं, वो एक्चुअल में टिश्यू कल्चर से बना हुआ पौधे से बनाना आजकल बन रहा है, और फार्मर्स को इससे बहुत अधिक बेनिफिट है। मैं उस प्रोग्राम से चूंकि जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे पता है कि रिसर्च का इतना अधिक यूज फार्मर्स के बेनिफिट के लिए बहुत कम देखने को मिलता है, और भारत में ये काफी पूरे इंडिया में फैला हुआ है। हर स्टेट में 2 से 10, कहीं कहीं 15 लेबोरेटरीज हैं जो कि ये बनाना टिश्यू कल्चर पौधे बनाती हैं, और फार्मर्स उसको ग्रो करते हैं। इनफैक्ट बाराबंकी में, यूपी में जो है, एक काफी बनाना का टिश्यू कल्चर बेल्ट डेवलप हो गया है, और फार्मर्स के उनके जीवन में काफी उससे बदलाव आया है, बिकॉज ऑफ कि बहुत अधिक इनकम, जितना कि और फसलें नहीं देती हैं उससे अधिक इसमें इनकम हो रहा है। तो और इसमें ये भी है कि हम वायरल डिजीज जो बनाना में आता है उसको भी हम मैनेज करते हैं, क्योंकि जो पौधे यूज करते हैं उसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि वो वायरस फ्री है कि नहीं। अगर वायरस फ्री है तभी वो फार्मर्स के पास जाता है, तो जिससे वायरस डिजीज जो है, वो वायरस की बीमारी पौधों में नहीं आ पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो सक्सेस स्टोरी के रूप में हम कह सकते हैं कि बनाना टिश्यू कल्चर जो है, ये काफी फार्मर्स के लाइफ में बदलाव लाया है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में एक कंपनी है, वो तो 1 करोड़ से भी ज्यादा पौधे बनाती है, 10 करोड़ तक बना देती है। मतलब टाइप ऑफ पौधे की बात हो रही है? हाँ, जो टिश्यू कल्चर से बनाते हैं, और उससे फार्मर्स को ये फायदा होता है कि एक साथ एक तरह के फल निकलते हैं, तो जिससे मार्केटिंग में आसानी रहती है, अलग अलग टाइम पे मैच्योर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे जब इतना हम उसके साथ एडिटिंग कर रहे हैं, चीजें उनके साथ हम छेड़छाड़ काइंड ऑफ बोले, आसान शब्दों में कर, तो क्या इसका असर हमारे हेल्थ पर पड़ता है? नहीं, ये तो जो टिश्यू कल्चर से जो पौधे बन रहे हैं उसका कोई हेल्थ पे, वो तो एक तरह से यूनिफॉर्म सारी चीजें एक जैसी हैं उसके अंदर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे रिसर्च जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू वायरस डिजीज मैनेजमेंट दुनिया में कई क्रॉप्स में हुए हैं, जिससे पपाया में एक बीमारी आती है, अगर आप सभी ने देखा होगा कि लीफ मुड़ जाते हैं, पौधा बिल्कुल फल नहीं आते हैं। तो ऐसे बीमारी को रोकने के लिए यूएस में ट्रांसजेनिक के थ्रू जो है पपाया में सक्सेसफुल मैनेजमेंट का एक केस है। लेकिन इंडिया में चूंकि ये पॉलिसी नहीं है फूड क्रॉप्स में हम ट्रांसजेनिक यूज करें, तो इंडिया में वो चीज अभी तक नहीं आया। रिसर्च यहाँ भी हुआ है लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरा है, बिकॉज हमारी जो पॉलिसीज है वो अभी फूड क्रॉप्स के लिए, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के लिए अभी तक नहीं आई है। ठीक है, तब अभी हमारे पास बहुत सारा काम करना बाकी पड़ा है। तो ये पूछना था मुझसे कि आपने तो जैसे हेल्थ के लिए बता ही दिया, तो वायरल रिसर्च है, आप इस फील्ड से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो इसका आप फ्यूचर क्या देखते हैं आने वाले वर्षों में? आपको क्या लगता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, भारत कहाँ पहुंचने वाला है?
बहुत ही वायरस रिसर्च जो है पौधों में बहुत ही चैलेंजिंग है। इनफैक्ट जो वेजिटेबल्स है हमने शुरू में ही बताया था, दलहनी फसलें हैं, मूंग, उड़द, बीन और जो फ्रूट क्रॉप्स हैं, इन सब में वायरस की बीमारियां आती हैं। तो हमारे जो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो उन क्रॉप्स पे काम करते हैं, वो उसमें रेजिस्टेंस सोर्स के ऊपर काम करते हैं और बहुत सारी वैरायटीज जो हैं बनाई हैं, उन्होंने डेवलप करी हैं, जिससे कि वायरस की बीमारी नहीं आ पाती है। इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो हैं उसके ग्रोइंग टाइम में, पौधों के जो हम ग्रो करते हैं उस समय हम लगाते हैं, जैसे मल्चिंग है, कुछ मतलब जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, जैसे हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हम कम से कम करें या ना करें। तो इस तरह की मेथड्स पे भी काफी रिसर्च हो रहा है। इसके अलावा एक और रिसर्च जो नई विधि आई है कि हम पौधों को इम्यूनाइज करें, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग को वैक्सीन देते हैं, वैसे ही पौधों को भी उसको हम स्प्रे करें। उसको बोलते हैं DSRNA स्प्रे। वायरस के ही जीनोम से वो डिराइव रहता है और उसको हम जब पौधे पे स्प्रे करते हैं तो पौधा जो है रेजिस्टेंट हो जाता है 15 से 20 दिन के लिए। अच्छा। तो वायरस आएगा तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इस तरह का रिसर्च का काफी स्कोप है और ये पहले ऑस्ट्रेलिया में इसका अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है। अब यहाँ भी हमारे यहाँ एडवांस सेंटर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी में भी हमारे कोलीग्स जो हैं इस पे काम कर रहे हैं और उन्होंने अच्छा इसमें प्रॉमिस उनको दिख रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो इम्यूनाइजेशन का वर्क है ये फार्मर्स के लिए काफी उपयोगी होगा। जब प्लांट वायरसेस की बात होती है तो मोस्ट कॉमन हमने जैसे कोरोना वायरस देखा है, आम जनता से पूछे तो वायरस मतलब कोरोना वायरस, क्योंकि हमने एक पूरा लंबा दौर देखा है, सबने किसी न किसी अपने परिचित को खोया है। तो क्या प्लांट में भी ऐसी पॉसिबिलिटी है? प्लांट के वायरसेस होते हैं, इसमें तो खैर अच्छे भी होते होंगे, गुड वायरसेस भी होते होंगे, बैड वायरसेस भी होते होंगे। तो इस तरह की कुछ ऐसा दौर रहा है प्लांट्स को लेके कि कभी प्लांट्स में इस तरह का आया हो? हाँ, एक केस अभी बहुत ही जल्दी 2023 में अच्छा हरियाणा पंजाब में जो है एक वायरस डिजीज आ गई थी, जिससे पौधा जो है छोटा हो जा रहा था। अच्छा। अचानक क्या, मतलब खेतों में। हाँ। तो हम लोगों को अप्रोच किया गया, हम लोग जब फील्ड पे गए, देखा, हमारे डायरेक्टर साहब ने वो राइस में काम करते हैं तो उनका काफी इनिशिएटिव था। तो उस बीमारी के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता था और किसी फॉर्म में तो 70-80% पौधे खराब हो गए थे। तो काफी हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स जो बासमती राइस, नॉन बासमती राइस ग्रो करते थे, सब काफी अफेक्टेड थे। तो हम लोगों को ये चैलेंज मिला और हम लोगों ने वहां से सैंपल लेके और हम लोगों ने उसकी कारण जानने की कोशिश की। तो पता लगा कि ये एक वायरस है जो कि यहाँ पे पहले नहीं पाया जाता था और सबसे पहले ये रिपोर्ट चाइना में हुआ था, जस्ट लाइक कोविड, कि वो जड़ें वहीं से जुड़ी हुई हैं। तो चाइना से, लेकिन यहाँ तक कैसे आया पौधों में, ये एक बड़ा प्रश्न था। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि ये इंसेक्ट से ट्रांसमिट होते हैं। तो एक वाइट बैक प्लांट हॉपर है, इंसेक्ट है, जो कि हवा में 5000 माइल तक ट्रेवल कर सकता है। तो ये संभावना है कि ये जो कीड़ा था ये उधर से हवा के थ्रू यहाँ पे आया, वीड्स में उसने पहले वायरस डाला और पिछले साल उस तरह के कीड़ों की संख्या अचानक बढ़ गई थी। टिड्डों का अटैक काफी। वो टिड्डे नहीं थे, दूसरे तरह के हैं कीड़े। तो उन्होंने वो जो है राइस के बेड्स में, जब पौधारोपण के पहले जो सीड बेड में लगे थे तो उसमें वो वायरस आ गए थे। तो उसका बाद में फील्ड में काफी बड़ा इम्पैक्ट। तो उसी तरह की कोरोना लाइक सिचुएशन पिछले साल राइस में देखने को मिली थी। लेकिन इस साल बाय द वे नहीं आया, जस्ट लाइक कोरोना, फिर 2 साल बाद काफी कम हो गया। इस साल इंसिडेंस काफी कम है। अच्छा, प्लांट्स के ऊपर जब वायरसेस आते हैं तो वो तो जैसे हमारी होती है कि अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसके एक रेजिस्टेंस जो हम बोलते हैं वो डेवलप हो जाता है। तो प्लांट्स में भी ऐसा होता है? तो आप लोग कैसे प्लांट्स में अनफॉर्चुनेटली उस तरह का मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में या वर्टिब्रेट सिस्टम में क्या होता है, एंटीबॉडीज बनते हैं जब भी कोई फॉरेन आर्टिकल अंदर जाता है, इंक्लूडिंग वायरसेस। देखिए, पौधों में उस तरह का एंटीबॉडीज नहीं होता है,
इसीलिए वायरस एक बार चला गया तो वो ताजन्म रहता है। आज ह्यूमन बीइंग में ताजन्म वायरस नहीं रहता है, उस 2 हफ्ते बाद वो खत्म हो जाता है, क्योंकि एंटीबॉडीज आती हैं वो उसको किल करती है। ठीक है, तो उस तरह का से, लेकिन दूसरे तरह का उनका सिस्टम होता है उससे फाइट करने का, जिसको कि हम आरएनए साइलेंसिंग बोलते हैं आरएनए वायरसेज में। तो वो उस तरह की मैकेनिज्म होती है, उसी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं प्लांट को इम्यूनाइज करने के लिए। ठीक है ना, कि हम उनका वायरल आरएनए का डीएस आरएनए बनाएं और उसको स्प्रे करें, तो जब वायरस अंदर जाएगा तो उसके वायरस के जीनोम को वो डिग्रेड कर देगा इस तरह से। तो इस पे किस लेवल तक काम हो रहा है अभी? भारत मतलब कहाँ स्टैंड करता है इस तरह? अभी ये क्या कहते हैं, प्रारंभिक अवस्था में है मैं तो कहूंगा, और इस पे अभी पॉलिसीज भी बननी है। तो इसका लेबोरेटरी में तो अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारे पहलू हैं कि इसको लार्ज स्केल पे कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे, इसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, या और वायरसेस पे या और पौधों पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये थोड़ी बहुत स्टडी अभी होनी है, लेकिन ये काफी प्रॉमिसिंग है। हो सकता है कुछ वर्षों में हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में ले आए। अमेरिका में रिसेंटली इस तरह का एक प्रोडक्ट इंसेक्ट को मैनेज करने के लिए लॉन्च हुआ है कमर्शियली, तो हो सकता है इंडिया में भी जल्द हो जाए। अच्छा। अब बाकी जैसे वायरस थ्रेट की बात होती है तो काफी चर्चा में बनाना के बारे में तो आपने बताया ही, शीशम और इस पे भी काफी हाँ, शीशम में वायरस का अटैक नहीं है, वायरस की तरह का एक बैक्टीरियल पैथोजन है जिसको हम फाइटोप्लाज्मा बोलते हैं। तो ये बीमारी तो बहुत पुरानी है और ये शीशम में काफी हानिकारक है, और पौधे अचानक से लंबे हो जाते हैं। जो फ्लावर उसका होता है सीड, वो उसका चेंज हो जाता है रूप है, तो सीड नहीं बन पाते हैं। तो अभी इस पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि हम इसमें क्या रेजिस्टेंस किसी वैरायटी में या किसी जीनोटाइप में मिल पाए तो उसको हम आगे यूज कर पाए। अदरवाइज इसका अभी मैनेजमेंट काफी डिफिकल्ट है। केमिकल स्प्रे से हम इसके कैरियर जो प्लांट हॉपर होता है उसको हम किल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसका बहुत अच्छा हमारे पास मैनेजमेंट का वो तरीका नहीं उपलब्ध है फिलहाल। बाकी जो भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मोस्टली हम लोग केमिकल की ही बात करते हैं कि केमिकली ही पॉसिबल है। क्या है अभी हम जैसे जितना ज्यादा हो सके ऑर्गेनिक पे स्विच करना चाहते हैं, तो क्या केमिकल के अलावा कोई उपाय नहीं है कि हम अपने प्लांट्स को इस तरह की चीजों से बचा पाए? नहीं, वायरसेस के केस में तो केमिकल वैसे भी नहीं यूज करते हैं, क्योंकि एक बार वायरस अंदर चला गया तो किसी भी केमिकल से हम उसको निकाल नहीं सकते। ठीक, ओनली जो उसका कैरियर होता है इंसेक्ट, उसके लिए कभी कभी हम रिकमेंड करते हैं इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए। जैसे कॉटन में एक कॉटन लीफ कर्ल डिजीज वायरस की है जो कि सफेद मक्खी या व्हाइट फ्लाई से ट्रांसमिट होती है, तो उसको किल करने के लिए केमिकल्स का करते हैं। लेकिन नॉन केमिकल्स मेथड्स भी हैं जिसमें कि हम पौधों में रिफ्लेक्टिव मल्चेज लगाते हैं। हमने शुरुआत में ही बोला था मल्चिंग का, तो उससे वो क्या होता है, यूवी लाइट एमिट करता है, तो जो वेक्टर है इंसेक्ट वो पौधे पे बैठ नहीं पाता है, तो अगर बैठेगा नहीं तो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के भी कुछ मेथड्स डेवलप हुए हैं और कहीं कहीं ये यूज भी होता है। महाराष्ट्र में इसको वेजिटेबल्स में काफी यूज होता है। ये एक तरह का नॉन केमिकल मेथड है जिससे कि हम पौधों को वायरल डिजीज से बचा सकते हैं। और जैसे बात चल रही है जब नॉन केमिकल की, तो ऑर्गेनिक में जैसे कि अगर मैं बांग्लादेश श्रीलंका के हालात देखें कि वहां पे इतना ऑर्गेनिक पे स्विच हो रहे थे, चीजें हो रही थी, और सबको पता है कि जब हम ऑर्गेनिक पे जाते हैं तो हमारा उत्पादन कम होता है। तो और ये भी एक रीजन था कि हमने वहां पे इतने बुरे हालात देखे। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इस तरह की जब हम ऑर्गेनिक पे स्विच करते हैं तो उत्पादन एक चैलेंज है, तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? नहीं, इस बारे में काफी डिस्कशन अलग अलग फोरम पे होता रहा है। एक्चुअल में नीड बेस्ड हमें ऑर्गेनिक पे जाना चाहिए, उन जगहों पे जाना चाहिए जहां पे यील्ड ऑलरेडी कम है,
ठीक है, तो वहां पे एक ऑर्गेनिक हम प्रोडक्शन करें तो उसका अच्छी कीमत मिलेगी। ठीक है, और अगर हमारी नीड जो है बहुत ज्यादा फूड की है तो हम कंप्लीटली स्विच नहीं कर सकते। वी हैव टू कीप ए बैलेंस। तो बात कर रहे थे हम, आपने बोला कि चर्चा में बताएंगे जो कमर्शियल यूज के लिए कि हमारे किसान भाइयों के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो किस तरह से आपके पास जो नई टेक्नोलॉजी, आप तो पूरे देश दुनिया घूमते हैं, देखते हैं, अपने रिसर्च से लोगों को अवेयर करते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कोई भी, कि आप किस तरह से क्या क्या चीजें उनको अपने जो रूटीन है, जो उनका कृषि का जो पैटर्न है, उसमें क्या ऐड करना चाहिए उनको जो इसमें हेल्प करेगा? सबसे पहले तो किसानों को हाई वैल्यू क्रॉप्स पे जाना चाहिए जहां पे उनका इनकम ज्यादा मिले। हमें जो ट्रेडिशनल खेती है जैसे चावल, गेहूं है, ये हमारे लिए जरूरी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इनसे उतनी अधिक इनकम नहीं और मिलती है। तो अगर हम वेजिटेबल्स पे, फ्रूट क्रॉप्स पे, इन पे हम स्विच ओवर करें तो इससे किसानों को इनकम ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और इसका क्या है, वर्ल्ड ओवर भी काफी पोटेंशियल है, और इन चीजों को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा हमें हाईटेक भी होना पड़ेगा, जिसमें हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज करें, अच्छे क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल यूज करें। जैसे हमने बनाना में बताया कि टिश्यू कल्चर बनाना जो है, डीबीटी से जो सर्टिफाइड लैब्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, तो वो वहां पे इंश्योर रहता है कि वो वायरस फ्री है। अभी एमपी वगैरह में कहीं कहीं सुनने को मिला है कि बनाना में वायरल डिजीज आ गई, तो उसका यही पॉसिबिलिटी था कि उन्होंने वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल नहीं यूज किया होगा। तो ये जो नई टेक्नोलॉजीज है, और अभी तो नया डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका भी प्रयोग आने वाले समय में काफी होने वाला है। तो अब जैसे हम लोग ने समय समय पर एक एक तरह का रिवॉल्यूशन देखा है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हमने सिल्वर रिवॉल्यूशन देखा है, तो आप नेक्स्ट रिवॉल्यूशन किस में देखते हैं? नेक्स्ट मतलब ग्रीन, येलो, ब्राउन, गोल्डन, बहुत सारे, इनफैक्ट रेनबो, बट जो नया रिवॉल्यूशन आ रहा है वो है डिजिटल रिवॉल्यूशन, जिसमें कि हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग होगा, और मार्केट से लिंक्ड होगा प्रोडक्शन, कि कहाँ पे एनवायरमेंट से लिंक्ड होगा कि किस सीजन में कौन सा क्रॉप ज्यादा अच्छा आएगा। तो इस तरह से एक डिजिटल रिवॉल्यूशन आने की काफी संभावना है, और इससे किसानों का और भारतीय कृषि में काफी क्रांति की उम्मीद है। ऐसा कोई एग्जाम्पल या कोई सक्सेस स्टोरी आप बताना चाहें जहां पे इस तरह से कहीं ड्रोन से या कुछ हो रहा हो और अच्छा रिजल्ट देखने को मिला हो? इंडिया में तो अभी स्टार्ट हुआ है ड्रोन का एप्लीकेशन, बट कई कंट्रीज में इसके सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, चाइना में है, जापान में है, कि वो ड्रोन से देख लेते हैं कि क्रॉप में किस जगह डिजीज है, तो सिर्फ वहीं पे स्प्रे करेंगे। अच्छा, ठीक है, और कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है तो मैनुअल लेबर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, ओके, और बहुत ही ज्यादा उसमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको, उस काम को एकदम आवर्स में ये ड्रोन जो है कर लेते हैं। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं, इससे एफिशिएंसी जो है काफी एग्रीकल्चर में बढ़ जाती है। इसके मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और इनकम भी इंक्रीज होगा। तो इंडिया में नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है ड्रोन का यूज एग्रीकल्चर में। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने भी ड्रोन दीदी करके उन्होंने बहुत सारे ड्रोन बांटे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका आने वाले समय में काफी क्रांतिकारी इफेक्ट दिखेगा एग्रीकल्चर में। बिल्कुल। तो आपका जो ये वीडियो है, काफी सारे यंग जो अभी रिसर्च फील्ड से जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं, उनको ये काफी इंस्पायर करने वाला है। ऐसे लोगों को आप एक कोई संदेश या कोई एक मैसेज देना चाहें कि आपको क्या करना चाहिए? तो या एग्रीकल्चर को एंटरप्रेन्योरशिप में करें तो इसमें काफी स्कोप है, और इंडिया में नहीं, इसको हम एक्सपोर्ट की तरह से करें। मैंने
अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में देखा है कि बहुत सारे नए नए एंटरप्रेन्योर जो हैं ग्रेप एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं और दे आर यूजिंग मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन ग्रोइंग ग्रेप्स। तो इसी तरह की नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ हम ध्यान दें और उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में यूज करें तो वो अपने लिए भी अच्छा होगा और देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल। तो धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े थे प्रोफेसर वीके बर्नवाल जी। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतने इंफॉर्मेटिव और इतना अच्छा सेशन हमें हमारे साथ दिया, हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी। इनके साथ कोशिश करेंगे कि एक बार और जुड़े और कुछ और किसी एक टॉपिक पे डिटेल में भी बात होगी। आपको अगर ऐसा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और फॉलो करिए जिस ट्विस्ट। धन्यवाद। थैंक यू।